सभी को नमस्कार। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेसन में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों की। आज जो अपना टॉपिक है, जो चर्चा का विषय रहेगा, वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि आपातकाल में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि ये सामान्य शक्तियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। ये शक्तियां राष्ट्रपति को तभी प्राप्त होती है जब किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है। संविधान में राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 जो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है, राष्ट्रीय आपात। 356 जो कि राष्ट्रपति शासन तथा उनसे संबंधित जो भी राष्ट्रपति की पावर्स है उसके बारे में बात करता है। और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। पहला प्रश्न, हालांकि इतना आसान प्रश्न कभी परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति के पास कुल कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये 3 हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। बड़ा सिंपल सा प्रश्न यही भी बन सकता है कि वो 3 अनुच्छेद लिख दे जैसे ये लिखे गए हैं, और तीनों ये शक्तियों का उल्लेख कर दे और इनको ऊपर नीचे करके कहे कि इनको मिलाइए, सुमेलित कीजिए, या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न यहाँ में ये बन सकता है। तो 3 शक्तियां हैं। पहली है राष्ट्रीय आपात, दूसरी है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है वित्तीय आपात। अब हम इनको एक एक करके इनका उल्लेख करते हैं। पहली शक्ति जो है वो है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए।
देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब जब भी हम तीनों शक्तियों का उल्लेख करेंगे, हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, तो हमें ये देखना है कि हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो पहला तो हम पढ़ेंगे इसमें कि आपातकाल, चाहे वो राष्ट्रीय आपात है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है, किस आधार पे लगाया जाएगा। यानी कि नंबर 1 है कि आधार क्या है। भाई राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं, क्यों लगाया जाएगा, ऐसी क्या विषम परिस्थितियां हो गई है कि राष्ट्रीय आपात जैसा बड़ा कदम हमें लेना पड़ रहा है। तो आधार, बेस या फिर कारण क्या है राष्ट्रीय आपात लगाने की, पहला तो ये है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रीय आपात लग गया है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रीय आपात लग जाने से कौन लोग प्रभावित होंगे, कितना प्रभावित होंगे। तीसरा है कि अगर राष्ट्रीय आपात लग गया है या राष्ट्रपति शासन लग गया है तो कितने समय तक लगा रहेगा, कितने समय तक लगा रहेगा। और चौथा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो रहेगा कि कब कब लगा, आज तक कब कब ये ऐसे कदम हमें उठाने पड़े हैं। तो ये 4 चीजें अपने को पढ़नी है। हम तीनों ही शक्तियों को इसी क्रम में पढ़ेंगे। पहला हमारा रहेगा कि आपातकाल, चाहे वो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है, किस आधार पे लगाया जाएगा। आधार के बाद उससे कौन लोग प्रभावित होंगे, सरकारें प्रभावित होगी, जनता प्रभावित होगी या कौन। फिर अगर एक बार लगा दिया है, उसकी उद्घोषणा कर दी गई है, तो वो कितने समय तक लगा रहेगा, उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे टच करेंगे। और चौथा है कि अब तक कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ये आपातकाल लगे हुए हैं। तो ये हमारा पढ़ने का ये क्रम रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं मित्रों राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात में हम पहला पढ़ेंगे आधार। भाई क्या कारण है। तो देखिए अनुच्छेद 352 साफ साफ शब्दों में ये उल्लेखित करता है कि राष्ट्रीय आपात लगाए जाने के 3 आधार हैं। पहला है बाह्य आक्रमण, किसी अन्य देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है तो ऐसी स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, और ये घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों का हम उल्लेख कर रहे हैं। दूसरा है भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर। देखिए इन दोनों बातों में थोड़ा सा हमें समानता भी नजर आ रही है। भाई मान लीजिए कि पाकिस्तान ने या फिर चाइना ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है तो हम तो युद्ध में शामिल होंगे ही,
तो दूसरा तथ्य लिखने का क्या कारण था? तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए या भारत पहले किसी भी आक्रमण कर दे। हालांकि जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने अनुच्छेद 51 में वहां पे थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि भारत पहले कभी भी किसी देश की संप्रभुता पर आक्रमण नहीं करेगा। भारत पहले कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा और आज तक भारत ने पहले कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है और आगे भी शायद ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी विषम परिस्थितियां हो गई है कि भारत को युद्ध में पहले शामिल होना पड़े तो भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, लेकिन उस बात को डायरेक्ट ना लिख के थोड़ा सा अन्य शब्दों में इसको थोड़ा घुमा के लिखा गया है कि भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर। और तीसरा जो सेंटेंस है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। देखिए 3 आधार हैं। सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय आपात लगाए जाने के कुल कितने आधार हैं? तो 3 हैं। बाह्य आक्रमण, किसी देश ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है। दूसरा, भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया है। ऐसा भी हो सकता है जैसे 1945 में वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसमें हो सकता था भारत किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाए, किसी एक गुट में शामिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता था, तो भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए किसी देश का आक्रमण नहीं है, भारत ने किसी भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन देश के अंदर जनता का कोई वर्ग, कोई समुदाय राज्य के खिलाफ हथियारों सहित एक विद्रोह किए हुए है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात लगाए जाने के 3 आधार हैं। देखिए सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो यहां पर एक शब्द उल्लेखित था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष या फिर इसको आंतरिक अशांति भी बोल देते हैं। आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था मूल संविधान में, परंतु आपको विदित होगा कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल में, तो इस आंतरिक असंतोष शब्द को यहां से हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता, और वो 4 ऑप्शन लिख दे। बाह्य आक्रमण, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, आंतरिक असंतोष, सशस्त्र विद्रोह। 4 ऑप्शन हो गए हैं। नहीं लगाया जा सकता, इसका मतलब वर्तमान की बात हो रही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक असंतोष। इस आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस शब्द का उल्लेख वर्तमान में संविधान में नहीं है, परंतु 1978 से पहले इस शब्द का उल्लेख था। 1978 के बाद शब्द हो गया है सशस्त्र विद्रोह। अब इस शब्द को क्यों हटाना पड़ा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, हम थोड़ा सा उसका भी यहाँ पे जिक्र करते हैं। दरअसल हुआ क्या कि 1900, हम बात कर रहे हैं 4थी लोकसभा की, पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं। 4थी लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 1967 से 1972, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि 1971 में ही इस लोकसभा को भंग कर दिया गया। इस लोकसभा को भंग कर दिया गया लगभग 11-12 महीने, या यूं कहें कि लगभग 1 वर्ष पहले इस लोकसभा को भंग कर दिया गया और 1971 में चुनाव हुए। दोबारा से 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 1971 के चुनाव में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी 1966 से लेकर 1977 तक, और दूसरे कार्यकाल में 1980 से लेकर 1984 तक। तो 1967 से लेकर 1972 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1971 में चुनाव हुए, तो रायबरेली जो एक लोकसभा क्षेत्र है, रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे रायबरेली से ही, वो थे राजनारायण। थोड़ा शब्दों को समझना। 4थी लोकसभा जिसका कार्यकाल था, यानी होना था 1967 से 1972, 5 साल।
लेकिन 1967 से लेकर 1972 वाली लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि लोकसभा को लगभग 1 वर्ष पहले भंग कर दिया गया। 1971 में लोकसभा के पुनः चुनाव करवाए गए और इस चुनाव में, क्योंकि हमारे जो फोकस जिस पे हमने करना है वो हम इस पे करेंगे, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से इंदिरा गांधी और उनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी था राजन राय चुनाव लड़ा। रायबरेली सीट पे इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। राजन राय ने इस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और लगभग 24 आरोप इंदिरा गांधी पर आरोपित किए, जिसमें भ्रष्टाचार वगैरह सारे आरोप थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। देखिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे जगमोहन सिन्हा की बेंच ने निर्णय दिया, जिसमें इंदिरा गांधी पे लगाए गए 24 आरोपों में से 22 आरोपों को खारिज कर दिया गया, लेकिन 2 आरोप उन पर लगे रहे। वो 2 आरोप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। 2 आरोप उन पर लगे रहे और इन 2 आरोपों के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को, या यूं कहें कि इंदिरा गांधी के रायबरेली से जो चुनाव जीती थी उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। वो 2 आरोप थे। एक तो ये था कि देश की प्रधानमंत्री होने के नाते ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार में उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, जो कि नहीं कर सकते। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं है, वो देश की है। तो आप अपने चुनाव प्रचार में इस सरकारी संपत्ति का, सरकारी जो अधिकारी हैं उनका यूज या यूं कहें कि मिसयूज नहीं कर सकते। पहला तो ये। दूसरा, यूपी से एक अधिकारी थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र देकर इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में उनका सहयोग किया, लेकिन उनका जो त्यागपत्र था, यूपी के जो अधिकारी थे उनका जो त्यागपत्र था वो अभी तक स्वीकृत किया भी नहीं गया था कि उससे पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में सहयोग किया। तो इन 2 आरोपों के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया, जिसमें इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती थी उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। अगले 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अब इंदिरा गांधी सरकार सदमे में आ गई और इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया, यानी रोक लगा दी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया, बदला नहीं था, सिर्फ रोक लगाई थी, यानी कि स्टे लगाया था। देखिए दोबारा से बताता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। चौथी लोकसभा जो कि अपने निर्धारित कार्यकाल से 1 वर्ष पहले भंग कर दी गई, पुनः चुनाव हुए। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी राजन राय, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। राजन राय ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, इंदिरा गांधी को ये डर सताने लगा कि अभी सिर्फ रोक लगी है, ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में अपनी सहमति प्रकट कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो बहुत दिमाग लगाकर सरकार ने सोचा कि ऐसे करते हैं कि आपातकाल की घोषणा करवाई जाए किसी वजह से। लेकिन आपातकाल किस बेस पे लगाएं? क्योंकि 3 ही तो आधार हैं। किसी देश ने हम पे आक्रमण किया नहीं, भारत किसी युद्ध में शामिल हुआ नहीं, लेकिन एक ऑप्शन था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष, तो
इंदिरा गांधी को लगा कि आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। और दूसरी मजे की बात, उस समय के संविधान में ये लिखा गया था कि अगर आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग गया तो अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है। यानी कि नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19, उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा कि ये सही समय है आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल की घोषणा करवाई जा सके। 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट स्टे लेता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर, और 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को ही इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को टेलीफोन करके ये सूचना देती है कि भाई आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाए। अब हालांकि इस टेलीफोन के माध्यम से ऐसी घोषणा किया जाना बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है, और यहाँ पे तो मंत्री परिषद का कोई परामर्श है ही नहीं। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी के टेलीफोन को मंत्री परिषद का परामर्श समझ लिया और सुबह होते ही यानी कि 25 जून अर्धरात्रि को फ़ोन किया, अगले दिन 26 जून, और 26 जून 1975 से राष्ट्रीय आपात की घोषणा पुनः कर दी गई। 26 जून 1975 लोगों ने इसको काला दिवस कहकर इसका विरोध किया। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी। अब देखते हैं कि इसकी घोषणा क्यों करवाई गई, क्योंकि हमें देखना होगा कि प्रभाव क्या होते हैं राष्ट्रीय आपात के। तो राष्ट्रीय आपात का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। राष्ट्रपति एक घोषणा करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। जब नागरिकों के पास कोई मौलिक अधिकार ही नहीं रहेगा तब सरकार जब चाहे जैसे चाहे अपनी शक्ति का मिसयूज कर सकती है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर देने चाहिए, और कर दिए गए। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, और इंदिरा गांधी के जो मुख्य बड़े प्रतिद्वंदी थे, जो विपक्षी थे, उनको सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनके पास अनुच्छेद 22 नहीं था, उनके पास अनुच्छेद 19 नहीं था, क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं थे। तो वो सरकार से, या फिर यूं कहें कि वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी कोई याचिका नहीं रख सकते थे। तो इंदिरा गांधी ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, या यूं कहें क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं थे इसलिए उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो प्रभाव क्या होता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, और इंदिरा गांधी ने इसको करवाया, बखूबी मौलिक अधिकारों को निलंबित करवाया। अब जैसे ही 26 जून 1975 में आपातकाल लगा और 1977 तक आते आते सरकार को सूत्रों से ये चीज़ें पता लगने लगी कि परिस्थितियां ठीक हैं, आपातकाल हटा देना चाहिए और लोकसभा का पुनः चुनाव करवाना चाहिए। आपातकाल हटाया गया, पुनः चुनाव हुए, कांग्रेस बुरे तरीके से परास्त हुई और 1977 में नई सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और मोरारजी देसाई की सरकार ने आते ही सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में ये संशोधन किया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां पर। 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक तो ये कर दिया गया कि अगर राष्ट्रीय आपात लगाना है तो फोन पर नहीं लगाया जाएगा। नंबर 1 तो कैसे लगाया जाएगा, मंत्रिमंडल के परामर्श से। मंत्रिमंडल के परामर्श, और मंत्रिमंडल का परामर्श भी कैसा, लिखित परामर्श, कि मंत्रिमंडल लिख के राष्ट्रपति को ये कहेगी कि भाई राष्ट्रीय आपात लगाना चाहिए क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो गई है और ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात लगना चाहिए, यानी कि लिखित में। लेकिन यहां पर एक शब्द जो नया हमें मिल रहा है वो है मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द का उल्लेख हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो एकमात्र अनुच्छेद 352 में, वो भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया कि मंत्रिमंडल के परामर्श, हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था मंत्रि परिषद के परामर्श से राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में या कैसे भी लिखा गया, लेकिन शब्द क्या है वहाँ पर, मंत्रिमंडल। तो हमने आधार पढ़ लिया, किस आधार पे लगाया जाएगा, हमने प्रभाव पढ़ लिए कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दो बातें हमारी क्लियर। तीसरी जो चीज़ है पढ़ने लायक, कितने समय तक लगाया जाएगा, इसकी हम प्रक्रिया को पढ़ते हैं। अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जी ने कर दी है तो उसके 1 माह के भीतर संसद से इसकी अनुमति लेनी होगी, और अगर 1 माह के बाद संसद अनुमति नहीं देती है तो राष्ट्रीय आपात स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यहां पे 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि कितने समय के भीतर संसद से इसकी अनुमति लेनी होगी, तो 1 माह। यह प्रश्न को ऐसे थोड़ा घुमाकर भी दिया जा सकता है कि संसद की अनुमति के बगैर राष्ट्रीय आपात को अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1 माह, ओनली 1 मंथ। 1 माह के भीतर संसद ने अनुमति नहीं दी तो हट जाएगा, यानी कि बिना संसद की अनुमति के अधिकतम 1 माह लगाया जा सकता है। न्यूनतम ये कितना भी हो सकता है, अगले दिन ही हटाया जा सकता है, तो न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है। अब संसद ने अनुमति दे दी, मान लीजिए 1 माह हो गया या होने वाला है, उससे पहले संसद ने इसको अनुमति दे दी कि हाँ भाई राष्ट्रीय आपात अभी आगे चलना चाहिए, तो ये अगले 6 माह तक लगा रहेगा, यानी 6 महीने तक लगा रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी लग रहा है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई है, राष्ट्रीय आपात को और बढ़ाना चाहिए, तो संसद से पुनः अनुमति लो, ये अगले 6 माह तक फिर लगा रहेगा। फिर बढ़ाना है, फिर अनुमति लो, यानी कि संसद की अनुमति 6 महीने बाद लेते जाओ, तो राष्ट्रीय आपात को हम अनिश्चित समय तक लगा सकते हैं, इसका कोई भी टाइम नहीं है। यानी राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कितनी है हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये 6 माह हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अनिश्चित कितनी भी हो सकती है। संविधान कहता है कि अनिश्चित समय तक राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, बशर्ते कि 6 माह बाद संसद से इसकी अनुमति मिलती रही। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि संसद इसकी अनुमति कितने बहुमत से देगी, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो संसद इसकी अनुमति जो देती है वो होता है विशेष बहुमत, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे वो साधारण बहुमत से मिलती है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की जो अनुमति मिलती है वो विशेष बहुमत से। कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अगर आपने अनुसूचियों वाला जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ा हो, जो संविधान का भाग 1 है वो पढ़ा हो, संविधान की विशेषताएं हैं वो पढ़ा हो, तो वहाँ पर लगभग हमने इन बातों का जिक्र किया है कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस चीज़ का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका उल्लेख कर चुके हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आपात की अनुमति संसद विशेष बहुमत से देगी। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अगला है कि कब कब लगाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, 3 बार। पहला है 1962, दूसरा है 1971 और तीसरा है 1975। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1962 में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की तो कारण क्या था,
तो कारण था चीनी आक्रमण। चीन ने हमारे पे आक्रमण कर दिया था, इस कारण से लगाना पड़ा। 1971 में पाक आक्रमण, और 1975 में था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष ऐसा भी हो सकता है प्रश्न बन जाए, 3 सन लिख दिए, 3 कारण लिख दिए, कहे कि इनको सम्मिलित कीजिए। या प्रश्न आगे ये भी बन सकता है कि उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी एस राधाकृष्णन। 1971 में जब पाक आक्रमण हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी, वराह वेंकटरमन गिरी। और 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1962 में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी। 1971 में जब पाक आक्रमण हुआ था, देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और 1975 में भी कौन था? इंदिरा गांधी। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, 1962, 1971, 1975। कारण चीनी आक्रमण, पाक आक्रमण, आंतरिक असंतोष। अब आपके दिमाग में 2-3 बातें आ रही होगी कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा एक युद्ध हुआ है, 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, या करगिल की लड़ाई कह सकते हैं इसको, युद्ध तो खैर नहीं कह सकते, करगिल की लड़ाई हुई थी। तो उस समय राष्ट्रीय आपात क्यों नहीं लगाया गया? तो आपको 2-3 बातें यहां पे क्लियर कर दूं। नंबर 1 तो कि जो हमने 3 आधार पढ़े कि राष्ट्रीय आपात किस आधार पे लगाया जाएगा, अगर वो आधार नहीं भी हैं, सिर्फ संभावना मात्र है, तो संभावना मात्र के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। यानी ऐसा भी है कि मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि चीन हम पे आक्रमण करेगा, लग रहा है कि पाक हमारे पे आक्रमण करेगा, लग रहा है कि देश में सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, हुआ नहीं है, धरातल पर हुआ नहीं है, लग रहा है, संभावना मात्र है, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि वे चीजें वास्तव में हो रही है तो भी राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जाए। 1965 में पाकिस्तान आक्रमण हुआ था, फिर भी राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया, जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों ही बातें हैं, संभावना मात्र के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और या ये भी हो सकता है कि वास्तविक कारण है फिर भी नहीं लगाया गया। तो दोनों ही बातें हैं। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा, एक घोषणा के माध्यम से मौलिक अधिकारों का निलंबन करेगा, और बाकायदा राष्ट्रपति ये बताएगा कि ये मौलिक अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति जी एक मौलिक अधिकार निलंबित कर दे, 2 कर दे, 5 कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं होते हैं। यानी कि वर्तमान में यह उल्लेख है कि चाहे राष्ट्रीय आपात किसी भी कारण लगा है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होंगे, पहला। दूसरा, अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तो। शब्दों को समझना, अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकता है कब? जब किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया हो या भारत युद्ध में शामिल हो गया है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकता है। परंतु अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 19 कभी भी निलंबित नहीं होगा ऐसा नहीं है, निलंबित हो सकता है, संभावना है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है कि निलंबित होंगे कि नहीं होंगे। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है,
अनुच्छेद 20 और 21 तो निलंबित होंगे ही नहीं, लेकिन 19 के निलंबन की कुछ सीमा तक संभावना है। चौथी बात कि मूल संविधान में उल्लेख था कि जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो पूरे भारत में लगाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये उल्लेख कर रखा है कि पूरे भारत में न लगाकर ये हो सकता है कि जो क्षेत्र, जो कस्बा, जो इलाका, जो प्रदेश उस वातावरण से प्रभावित हैं, केवल वहीं पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाए, ऐसा भी है। यानी एक जिले में लगाया जा सकता है, एक मंडल में लगाया जा सकता है, या फिर एक पूरे राज्य में लगाया जा सकता है, केवल उत्तर भारत में लगाया जा सकता है, पूरे भारत में लगाया जा सकता है। यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। मूल संविधान में था कि पूरे भारत में ही लगेगा। तो ये 3-4 बातें थी। तो इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय आपात है वो कंप्लीट है। हमने चारों चीज़ें पढ़ ली। किस आधार पे लगाया जाएगा पढ़ लिए, 3 आधार हैं। क्या प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कब कब लगाया गया, कितने समय तक लगाया गया, हमने पढ़ लिया, 3 बार लगाया गया है। कितने समय तक लगता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत समय तक लगाया जा सकता है, बशर्ते कि 6 माह बाद संसद से इसकी अनुमति मिलती रहे। तो ये था हमारा राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में मित्रों ने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति की जो अन्य शक्ति हैं उनके बारे में।